Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to your lecture 4 of economics for GS UPSC. Now today we are going to start with inflation. But before starting with inflation, I just want to take some of your doubts that you have posted on our website and on the discussion board. All right. So there were 4 doubts in particular that grabbed my attention. So I would like to clear those doubts. Okay. Now सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है कि सर हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है आई टोल्ड यू दैट पीपल हाउसहोल्ड्स that buy houses, right? That is considered as household investment. Okay, so when you buy a dwelling, buy a house, then you are actually investing. Alright, हाउसहोल्ड जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट में आप जो घर खरीदते हो उसे हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डालते हैं. बट आप में से कई लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग के स्टार्टिंग में कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो ना या रियल एस्टेट में पैसा डालते हो तो उसे हम सेविंग्स कहते हैं. Now people were confused कि फिर इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग्स क्या है, राइट? इसी चीज को लेके कंफ्यूजन थी. तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं. अगर आप घर खरीद रहे हो, ठीक है, या घर बनवा रहे हो, तो घर बनवाने के लिए आपकी सीमेंट भी लग रहा है, आपकी टिम्बर भी लग रहा होगा, लकड़ी भी लग रही होगी, आयरन भी लग रहा होगा, राइट? टीएमटी बार्स जो सरिये वगैरह होते हैं वो सब भी लग रहा होगा ना. ये सारे जो आप घर बनाने के लिए जो गुड्स आपको चाहिए ना, उन्हें हम कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं. तो अगर आप घर बनवा रहे हो या बना बनाया घर परचेज करते हो तो हाउसहोल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. बिकॉज we consider these things, ये सीमेंट हो गया, घर जो आपने बनाया है और ये सारी चीजें हैं, इसे हम कैपिटल गुड की कैटेगरी में डालते हैं. जो भी आपने घर खड़ा कर दिया ना, ढांचा एक, वो कैपिटल गुड की कैटेगरी में, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट. नाउ मैं सेविंग किसे कह रहा था, आप में से बहुत लोग क्या करते हैं कि एक लैंड का प्लॉट ले लेते हैं, उस पे घर नहीं बना हुआ, आपने सिर्फ लैंड का प्लॉट ले लिया, एक कैनाल का प्लॉट लेके रख लिया बस, ठीक है, और उसे आपने रख लिया कि कल को जब लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं इसे बेच दूंगा. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 1 करोड़ का लैंड का प्लॉट ले लिया और उसके बाद यू एक्सपेक्ट इट टू अप्रिशिएट टू 2 करोड़, और जब 2 करोड़ होगा देन यू विल सेल इट, राइट? वो चीज इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सेविंग है. अगर आप खाली लैंड का प्लॉट ले रहे हो तो वो सेविंग है ना. बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में पैसा जो पार्क करते हैं ना, वो अपनी सेविंग्स पार्क कर रहे हैं, ठीक है. जब तक आप घर नहीं बनाते तब तक उसे हम वो नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे. जो आपने घर बना दिया वो घर की कॉस्ट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो मैंने बताया था ना, इन्वेस्टमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स: हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट? तो हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट में मैंने बताया था कि आप जो घर खरीदने में पैसा लगाते हो वो हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट है. घर खरीदने में, जो घर बन गया है या आप घर बना रहे हो. हाँ, अगर आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हम. आप लैंड में अपनी सेविंग्स पार्क कर रहे हो इसलिए कि कल को लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी और आप उससे पैसा कमा सकते हो. कैपिटल अप्रिशिएट होने की वजह से आप उसे मतलब पैसा कमा सकते हो, ठीक है, लैंड अप्रिशिएट होने की वजह से. वो सेविंग्स हैं. आप शेयर मार्केट में भी तो पैसा डालते हो ना, इसीलिए डालते हो कि कल को शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप पैसा कमा सकते हो. पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सेविंग्स हैं. आप बैंक में एफडी करवाते हो, वो सेविंग्स हैं, right? So if you're investing, and I shouldn't use the word investment, but if you're parking your cash in buying a piece of land, then that would be considered as savings. But if you're buying a full-fledged house, or you're constructing a full-fledged house, then उसे हम investment कहते हैं. तो confuse मत होना. घर जो है, घर बन गया, वो इन्वेस्टमेंट है, 4 दीवारी वगैरह कर रखी है. लैंड लिया हुआ है वो सेविंग्स, उसमें आपने पैसा बस डाला हुआ है. क्लियर? सो दिस डाउट इज ओवर, ठीक है. नाउ एक और चीज, देयर वाज दिस वन स्टूडेंट जिन्होंने ये बोला था कि मैंने ना बताया था आपको कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना, इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. बट हर डाउट वाज कि सर जीडीपी डिफ्लेटर तो होता है नॉमिनल जीडीपी versus real GDP, by real GDP, right? Now nominal GDP let's suppose 2019 की कुछ है और real GDP 2019 की कुछ है. But real GDP is calculated at the prices that were there in the base year, ठीक है. अब 2019 या 2020 के प्राइसेस के हिसाब से आपने नॉमिनल जीडीपी निकाल दी, पर 2020 में
2011-12 के प्राइसेस के बेस पे आपने रियल जीडीपी निकाल दी। सो हर क्वेश्चन वाज कि सर ये तो फिर कंपैरिजन हुआ 2011-12 और 2020 के प्राइसेस का, बट इन्फ्लेशन में तो हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं कि 2019 से 2020 के प्राइसेस कितने बढ़े हैं, राइट? जनरली हम इन्फ्लेशन ऐसे देखते हैं ना कि 19 में अगर 100 रुपीज थे प्राइसेस और अगर 2020 में 110 हो गए तो 10% की इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो हम ऐसे देखते हैं, राइट? तो उनके क्वेश्चन का मेरा आंसर ये है कि बच्चे हम ऐसा नहीं करते कि जीडीपी डिफ्लेटर हम की जो वैल्यू होती है वही इन्फ्लेशन की वैल्यू होती है। नहीं, हम पता क्या करते हैं, हम 2020 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। लेट्स सपोज 2020 का जीडीपी डिफ्लेटर आता है 2, ठीक है, रेशियो 2 आता है, और 2019 में जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू थी लेट्स सपोज 1.5, ये 2019 में थी, ठीक है? तो हम 2019 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं, 2020 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं, फिर दोनों में परसेंटेज कंपेयर करते हैं। सो अगर 2019 में जीडीपी डिफ्लेटर था 1.5 एंड 2020 में जीडीपी डिफ्लेटर है 2, तो फर्क कितना है जीडीपी डिफ्लेटर में? 0.5 का, ठीक है? अब अगर आपको परसेंटेज में देखना है तो आप क्या करोगे? 0.5 डिवाइडेड बाय 19 का जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज 1.5 इंटू 100, दिस वुड अमाउंट टू 33.3%। तो आपकी इन्फ्लेशन रेट होगा, इन्फ्लेशन होगा 33%। जो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू होती है ना, वो इन्फ्लेशन नहीं होती। जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन, बट जीडीपी डिफ्लेटर इन इटसेल्फ इज नॉट इन्फ्लेशन। ऑलराइट, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ओके? तो जीडीपी डिफ्लेटर हम 2 साल का कंपेयर करते हैं और फिर परसेंटेज निकालते हैं, ये होगी चीज इन्फ्लेशन। मेक सेंस? ओके, ठीक है, चलो। आप में से एक स्टूडेंट ने ये बोला था कि सर हमने 12th में नेशनल इनकम का फॉर्मूला हमारी अपनी क्लास में 12th में 11th में जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्होंने करा था कि नेशनल इनकम या इनकम मेथड से जो आप इनकम मेथड से जो आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो ना, वो होता है, नेशनल इनकम ही नहीं लिखना चाहिए, हम लिखते हैं कि जीडीपी थ्रू इनकम मेथड, उन्होंने बताया था कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। नाउ दैट स्टूडेंट्स डाउट वाज कि सर हमने 12th में तो ऐसे पढ़ा है कि जीडीपी थ्रू इनकम मेथड कैलकुलेट करें तो वो ये होता है। आपने बताया हुआ है टोटल रेंट प्लस टोटल वेजेस प्लस टोटल इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट, आपने कहा इनकम मेथड ये होता है और हमें 12th में ये पढ़ाया हुआ है। तो बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, ये वही है। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, सारी कॉम्पनसेशन जो आप देते हो, चाहे उनको आप वेजेस देते हो, फिर जो भी आपका एम्प्लॉयज पे खर्चा होता है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, वेजेस में, ठीक है? चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, कोई भी आप इन काइंड अगर आप कुछ दे रहे हो, सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो, प्रोविडेंट फंड काट रहे हो, सब कुछ इस वेजेस में आ जाएगा। तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज ये हो गया, वेजेस ही हो गया आपका। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है किसी कंपनी का? ऑपरेटिंग सरप्लस ये होता है कि उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो जो खर्चा आपका हो गया उसके अलावा आपको कितना पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप 150 रुपीज कमा रहे हो, ठीक है, बट उस फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको लेबर हायर करनी पड़ती है, आपको रॉ मटेरियल वगैरह पे खर्चा वगैरह ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो लेट्स सपोज आप कमा तो 150 रुपीज रहे हो, बस उसमें से 100 रुपीज ना इन सारे खर्चों में चला जाता है, लेबर की तनख्वाह वगैरह ये सारी चीजों में, ठीक है? तो जो 50 रुपीज बचा ना आपको ऑपरेट करने के बाद, फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए जो आपकी कॉस्ट लगती है वो निकालने के बाद जो आपको सरप्लस बचा 50 रुपीज का, उसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। अच्छा, इसी ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पे है तो इसी ऑपरेटिंग सरप्लस से आप रेंट पे कर देते हो। अच्छा, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो इसी ऑपरेटिंग सरप्लस से आप इंटरेस्ट पे कर देते हो और जो बची हुई अमाउंट रह जाती है वो आप प्रॉफिट ले जाते हो, ठीक है? तो ये कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तो यही फॉर्मूला आ गया। अच्छा, मिक्स्ड इनकम क्या होती है?
व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? वेल, मिक्स्ड इनकम ना जैसे बहुत सारे हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं होती, जो लोग घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है बहुत सारे इंडिया में, गांवों में हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है। अब वो जो हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है वो इनफॉर्मल है, बट उनके फैमिली मेंबर जो पैसा कमा रहे होते हैं ना, उसे हम मिक्स्ड इनकम के कैटेगरी में डाल देते हैं। वैसे थोड़ी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो थोड़ी और इलैबोरेट है, बट अभी समझने के लिए आप ये समझो कि मिक्स्ड इनकम वो है कि जो कॉर्पोरेट्स नहीं, जो हाउस होल्ड बेस्ड विलेज या कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो सरप्लस, वो जो पैसा कमा रहे हैं, उसे हम मिक्स्ड इनकम कह देते हैं। उसे भी हम ऐड कर देते हैं ना एक तरह से, क्योंकि वो जो मिक्स्ड इनकम उनके पास आ रही है, वो भी कुछ रेंट दे रहे होंगे, उससे इंटरेस्ट, लोन लिया होगा, इंटरेस्ट दे रहे होंगे, वो भी इसी में ही बंट जाएगा। तो ये तीनों चीजें अगर आप ऐड कर दो तो वो इसी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो घबराना मत, अगर आपने +2 में ये पढ़ा हुआ है तो ये भी सही है, और जो मैंने बताया वो भी एक तरह से सही है, पूरे कंट्री में जैसे भी हो रहा है। मेक सेंस? ठीक है, ये चीज। अच्छा, सेकंड क्लास लेक्चर 2 के बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसके कई लोगों ने आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, वो आंसर आपने जो लिखा हुआ है वो गलत है, इसीलिए मैं उसको डाउट कंसिडर कर रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि विच इज हायर इन इंडियाज केस? इज इंडियाज जीडीपी हायर और इज इट दैट इंडियाज जीएनपी इज हायर? Now, most of you have replied that India has a higher level of GNP and GDP is less than GNP. ठीक है, इंडिया की GNP ज्यादा है as compared to इंडिया की GDP. वैसे GNP का फॉर्मूला क्या था? GDP plus net factor income from abroad, right? So most of you think that India's net factor income from abroad is positive. That means India is earning money from outside. नेट देखा जाए तो, सो इफ इंडिया इज अर्निंग मनी फ्रॉम आउटसाइड देन ऑब्वियसली जीएनपी इज मोर देन जीडीपी, राइट? तो इस केस में आपका आंसर हुआ कि जीएनपी इंडिया की ज्यादा है, जीडीपी कम है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन इंडियाज केस इंडियाज जीडीपी इज वे मोर देन इंडियाज जीएनपी। इंडिया की जीएनपी कम है, इंडिया की जीडीपी ज्यादा है। क्यों? आपने ये सोचा होगा कि इंडिया के इतने लेबरर्स बाहर तो काम कर रहे हैं, इतने इंडियंस तो बाहर काम कर रहे हैं, वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, राइट? बट व्हाट यू हैव इग्नोर्ड इज कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम में आपने सिर्फ ना वेजेस का एस्पेक्ट लिया है, आपने रेंट का एस्पेक्ट, इंटरेस्ट का एस्पेक्ट, प्रॉफिट का एस्पेक्ट तो लिया ही नहीं। What do you think? इंडियंस तो चलो बहुत ज्यादा बाहर काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया, तो वेजेस के केस में तो आई कैन गिव यू दैट कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगी, बाहर से ज्यादा पैसा आएगा। बट व्हाट डू यू थिंक? इंडिया की एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर ज्यादा काम कर रही है या बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में ज्यादा काम कर रही हैं? ऑब्वियसली बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में ज्यादा काम कर रही हैं। तो डोंट यू थिंक इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो प्रॉफिट ज्यादा कमा रही हैं एज कंपेयर टू इंडियन कंपनीज जो बाहर काम कर रही हैं, वो प्रॉफिट ज्यादा कमा रही हैं? बाहर की मल्टीनेशनल्स इंडिया में ज्यादा कमा रही हैं, तो इंडिया से तो प्रॉफिट बाहर जाएगा, राइट? जितना बाहर से इंडिया में प्रॉफिट आएगा, ठीक है। प्लस व्हाट डू यू थिंक, इंडिया के लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ज्यादा लोन देते हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को ज्यादा लोन देता है? इंडिया ज्यादा लोन रिसीव करता है, तो इंडिया से इंटरेस्ट पेमेंट नेट बाहर जाएंगी। इंडिया से नेट अगेन मैं नेट वर्ड यूज कर रहा हूं, नेट मतलब जितना आ रहा है माइनस जितना बाहर जा रहा है। तो इंडिया से प्रॉफिट ज्यादा बाहर जा रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा बाहर जा रहा है, रेंट भी हो सकता है ज्यादा बाहर जा रहा हो, तो ओवरऑल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन केस ऑफ इंडिया इज नेगेटिव। तो अगर इंडिया की जीडीपी 100 है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वुड बी -10, तो 100 - 10 90, जीएनपी वुड बी 90, जीडीपी वुड बी 100। सो इंडियाज जीडीपी इज मोर बिकॉज इंडिया की इतनी एमएनसीज बाहर काम नहीं कर रही जितनी बाहर की एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है? वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अच्छा, इंडिया में इतनी फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा आए हुए हैं एज कंपेयर टू इंडियन इन्वेस्टर जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को लोन देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ पैसा भी तो लेके जाते हैं ना, इंटरेस्ट। अगर वो कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट भी लेके जाएंगे, तो इंडिया से नेट पैसा जा रहा है, इसलिए इन इंडिया केस जीडीपी इज मोर, ठीक है? वैसे चेंज हो सकता है, बट वैसे मैंने ये चीज आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा था सो दैट यू थिंक अबाउट बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स कि मतलब क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। ऑलराइट, चलो अब हमारे डाउट्स हो गए, अब हम लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। अगर और कोई डाउट्स है तो प्लीज डिस्कशन सेक्शन में डाल देना। ऑलराइट, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं विद लेक्चर 4, इन्फ्लेशन। All right, so let's see what will we cover in this topic of inflation. What will we cover in this lecture? Okay,
What will we cover? सबसे पहले तो हम देखेंगे the concept of inflation. What is inflation? What is it all about? What do we mean by inflation? Right? Then we'll take a look at causes of inflation. Inflation होती क्यों है? महंगाई क्यों होती है? Alright? Then we'll look at the concept of real interest rate and real wages. Do you remember when we were doing real and nominal GDP? I told you guys that ये word real और नॉमिनल बार बार आएगा, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट्स के साथ भी लगता है. तो रियल इंटरेस्ट रेट के साथ भी रियल और नॉमिनल लगता है. वेजेस के साथ भी नॉमिनल वेजेस, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, ये वर्ड अटैच होते हैं. तो हम देख लेंगे इसका मतलब क्या है. Alright, then we'll take a look at various terms associated with inflation. Alright, there are different types of terms that are associated with inflation. Some of these terms you might have heard also, जैसे कि stagflation हो गया, वो क्या होता है, disinflation हो गया, ये क्या होता है, right? तो ये सारी चीजें हम इधर करेंगे. Then we'll take a look at Phillips curve. It's very important and UPSC has this tendency of asking you about curves also. पूछ सकता है, ठीक है. Phillips curve और associated concepts देखेंगे. फिर हम देखेंगे measures of inflation, CPI, WPI, PPI, है ना. Consumer price index क्या होता है, wholesale price index क्या होता है, producer price index क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. Alright, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट मेजर करती है इन्फ्लेशन को. And in the end, we'll take a look at impact of inflation. Inflation का impact क्या होता है inflation से. Alright, चलो start करते हैं concept of inflation. Now before starting this, I just need to tell you the difference between micro and macroeconomics. अभी हम macroeconomics कर रहे हैं. Therefore, we are talking about inflation. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं ना, माइक्रो, तब हम बात करते हैं प्राइस राइज की या किसी चीज के प्राइस के बढ़ने या कम होने की. अब इन्फ्लेशन और प्राइस राइज में फर्क क्या है, ध्यान से सुनना. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस राइज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. इस पेन में प्राइस राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ्रिज में प्राइस राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कार्स में प्राइस राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो फिर हम वो कैसे देखते हैं, कार की डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, पेन की डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, राइट. हम उस हिसाब से देखते हैं. बट व्हेन वी एंटर द डोमेन ऑफ इन्फ्लेशन, देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ गुड. वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस, जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन प्राइस. मतलब इंडिया में ओवरऑल सारे गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइस बढ़ रहा है ओवरऑल या कम हो रहा है, राइट. तो इन्फ्लेशन अब पूरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से होता है. सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करके वो देखता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं जनरली, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कुछ गुड्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं, ठीक है. बट ऑन एवरेज दोनों का हम एवरेज लगा लें, जिनके बढ़ रहे हैं जिनके कम हो रहे हैं, एवरेज निकाल लें. तो एवरेज अगर बढ़ रही है, then we'll say that there is inflation. Clear? So concept of inflation is not about price rise in a particular commodity. It is a general level of increase in price. पूरी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, ऑन एवरेज. ये देखते हैं, ये इन्फ्लेशन है. देयरफॉर तभी पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई टोल्ड यू दिस कि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई के मुकाबले, तो उसका प्राइस बढ़ता है. अब इन्फ्लेशन कब बढ़ती है? इन्फ्लेशन पता है कब बढ़ती है? जब एग्रीगेट डिमांड, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. जब ओवरऑल सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू ओवरऑल सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से, तब हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई. एंड देन वी से दैट द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू या इज अंडरगोइंग इन्फ्लेशन, ठीक है. तो अ राइज इन जनरल लेवल, दिस जनरल लेवल वर्ड इज इंपॉर्टेंट. दैट मींस सबका, पूरी इकोनॉमी में सारे गुड्स एंड सर्विसेज का. अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. अच्छा, इन्फ्लेशन की एक और डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं. एन इंक्रीज इन द जनरल, यहां भी जनरल वर्ड आएगा, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी दैट इज सस्टेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है. जो जनरल लेवल प्राइस बढ़ता जा रहा है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं. नाउ द मेन कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन आर आइदर एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, अगेन द वर्ड एग्रीगेट इज इंपॉर्टेंट, or cost push or supply shock. That means aggregate supply is down. All right, we'll take a look at cost push, supply shock.
ठीक है. नाउ यू नो अबाउट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज द जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस. ओके. नाउ अभी के लिए ना मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, उसे बस ना याद रखना, क्योंकि आगे टॉपिक में वो काम आएगा. अभी उसकी रेलेवेंस आपको लगेगी नहीं, पर आगे काम आएगा. ऑलराइट. वो ये है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि या तो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस आर राइजिंग, है ना. इन्फ्लेशन हम कहते हैं कि प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन एवरेज जनरली बढ़ रहे हैं. इन्फ्लेशन को ना हम एक और नजरिए से, एक और पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. वो पता क्या है? या तो हम कह सकते हैं कि चीजें महंगी हो रही हैं, या हम कह सकते हैं कि आपकी जो करेंसी है ना उसकी वैल्यू कम हो रही है. जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती है ना, उसे भी इन्फ्लेशन कहा जाता है. जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसे भी इन्फ्लेशन कहा जाता है. तो इन्फ्लेशन की एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द वैल्यू ऑफ योर करेंसी इज डिक्रीजिंग. वो भी इन्फ्लेशन है. अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैसे मतलब हुआ, मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है इन्फ्लेशन है, करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ये कैसे इन्फ्लेशन है? बस ध्यान देना, आप अगर अपने घर वालों से या पेरेंट्स वगैरह से बात करते होगे तो ऐसा सबके साथ हुआ होगा, हर फैमिली में होता है कि पेरेंट्स ना थोड़े से नॉस्टैल्जिक होके अपने टाइम, अपने यंग डेज को याद करते हुए कहते हैं कि बेटा आज तो ना पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रही. हमारे टाइम में ना हम 1 रुपए में पूरा नाश्ता कर लेते थे, पूरा ब्रेकफास्ट कर लेते थे. 1 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी. आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 1 रुपए की वैल्यू ही नहीं रही इतनी. 1 रुपए का कुछ मिलता ही नहीं. राइट. अब तो 500 रुपए की भी वैल्यू इतनी नहीं रही. कुछ टाइम पहले 500 रुपए की, 500 रुपीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी ना. उनका कहने का मतलब यह है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि 500 रुपीज की भी कोई वैल्यू नहीं है. पहले जमानों में 500 रुपीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी ना. डोंट यू थिंक वो एक तरह से यह कहना चाह रहे हैं, वो 2 चीजें कह रहे हैं आपको. वो कह रहे हैं एक, नंबर 1, चीजें महंगी हो गई हैं कि 500 रुपीज की वैल्यू ही नहीं रही इतनी, और दूसरी वो ये चीज कह रहे हैं कि 500 रुपीज की वैल्यू ही नहीं रही उतनी. 500 रुपीज की वैल्यू कम होगी, एक एक रुपए की औकात कम हो गई, उसकी बाइंग कैपेसिटी कम हो गई. राइट. तो इन्फ्लेशन को हम या तो कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आपके करेंसी की एक एक रुपए की, आपके करेंसी की ओवरऑल वैल्यू कम होती जा रही है. पहले यही 1 रुपया कितनी चीजें खरीद देता था, आज यही 1 रुपए की इतनी कम वैल्यू है कि कुछ भी नहीं खरीद पा रहा है. Right? So we can look at inflation from 2 perspectives. One is, if we look at goods and services, if their price is rising, then inflation is happening. And the other way of looking at inflation is that if the value of your currency is falling, एक एक रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है, औकात कम होती जा रही है, उसकी कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी कम होती जा रही है. ऑलराइट. चलो, ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन. अब आप ना 2 टर्म्स सुनोगे. Now you need to know the difference between these 2 terms because these 2 terms sound similar. तो जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज मत होना. एक तो टर्म है आपका डिफ्लेशन. Now what is deflation? अगर आपके इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, तो डिफ्लेशन का मतलब होगा सस्ताई, if that's a word. ठीक है. बट डिफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस कम हो रहे हैं. राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन 100 रुपीज की है और इवेंचुअली अगले साल प्राइसेस 107 के हो जाते हैं, तो आपका इन्फ्लेशन लेवल है 7% का. ठीक है. अगर पिछले साल 100 रुपीज प्राइसेस थे और इस साल 93 रुपीज हो गए हैं प्राइसेस, तो आपका इन्फ्लेशन लेवल है -7% का. राइट. -7%, प्राइसेस कम हो गए. राइट. तो जब आपका इन्फ्लेशन का जो रेट है वो नेगेटिव टेरिटरी में है, देन वी कॉल इट डिफ्लेशन. ठीक है. डिफ्लेशन का मतलब प्राइसेस का कम होना. ठीक है. इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस का बढ़ना. मेक सेंस. ठीक है. तो अगर डिफ्लेशन का मतलब यह है कि प्राइसेस का कम होना, तो डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या है? अब सिमिलर सा लग रहा है नाम, डिसइंफ्लेशन का भी आपको लग रहा होगा मतलब यही होगा, बट ये नहीं है. देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन. एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? जस्ट हियर मी आउट फॉर अ सेकेंड. डिफ्लेशन का मतलब होता है कि ओवरऑल महंगाई का जो रेट है, इन्फ्लेशन रेट कम होना. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले प्राइसेस वर 100, देन दे इंक्रीज टू 110, एंड देन प्राइसेस इंक्रीज टू लेट्स सपोज 115. ठीक है. अब इन्फ्लेशन तो हो रही है, हर साल प्राइसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है. बट इधर इन्फ्लेशन रेट आ रहा था 10%, इधर 10% से प्राइसेस बढ़े. इधर यू कैन क्लियरली सी कि प्राइसेस बढ़े होंगे कुछ
लेस देन 5% से, है ना, 4 पॉइंट समथिंग परसेंट से प्राइसेस आपके बढ़े हैं। तो पिछले साल आपकी इन्फ्लेशन थी 10%, इस साल इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया, प्राइसेस बढ़े हैं, महंगाई हुई है, नेगेटिव में नहीं है इन्फ्लेशन रेट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट पिछले साल के मुकाबले इन्फ्लेशन के रेट में कमी आई है। नाउ दिस इज डिसइन्फ्लेशन। Disinflation is not fall in prices. Disinflation is fall in the rate of inflation. All right? This is what the definition of disinflation is. It is the decrease in the rate of inflation or a slowdown in the rate of increase in general price levels of goods. Slowdown मतलब पहले 10% से increase हो रहे थे prices, अब 4%, 4 point something percent से हो रहे हैं. In the general price levels of goods and services over a period of time. Alright, make sense? तो ये broad terms में आपको concept पता चल गया inflation का. You know about inflation, you know about deflation, and you also know about disinflation. Plus, please hold on to this fact that inflation is also fall in the value of your currency. Please hold on to this fact. This fact will become handy in a while. ओके थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि मैंने क्यों कहा है कि रुपए की वैल्यू कम होना भी इन्फ्लेशन है. ऑलराइट, बट सबसे पहले अब हम आ जाते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन पे. इन्फ्लेशन का क्या कॉज होता है? नाउ इन्फ्लेशन के कॉजेज को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. वैसे देखा जाए ओवरऑल इन्फ्लेशन का कॉज क्या है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई. व्हेन एग्रीगेट, अगेन द वर्ड एग्रीगेट इज इंपॉर्टेंट. व्हेन एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई, देन वी से दैट इन्फ्लेशन इज हैपनिंग. राइट, पर अब ना कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है आपका कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक. नाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इधर ही है, बट आपकी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है. तो इस वजह से आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है, बढ़ गई है इतनी कि डिमांड ही गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को पुल अप कर रही है. राइट, चीजें इतनी है नहीं, स्कैरसिटी है, बट सप्लाई डिमांड इतनी ज्यादा एकदम बढ़ गई है कि वो आपके प्राइसेस को पुल अप कर रही है. दैट इज व्हाई डिमांड पुल. ठीक है, ये एक कॉज है, एक कॉज है, एक कैटेगरी ऑफ कॉज है. इसके अंदर भी बहुत सब कैटेगरीज हैं, पर ये कैटेगरी ऑफ कॉज है. ठीक है, अच्छा, सप्लाई पुश कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक क्या होगा? जब आपकी डिमांड तो उधर ही है बट एकदम से सप्लाई गिर जाती है. होता है ऐसा बहुत बारी. जैसे फॉर एग्जाम्पल सीरिया और इराक में सिविल वॉर छिड़ गया. नाउ सीरिया और इराक में सिविल वॉर छिड़ने की वजह से वहां इराक की जो ऑयल फैक्ट्रीज हैं, जो ऑयल वो हैं, क्या कहते हैं, वेल्स हैं, वो ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए. अब इराक अगर ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएगा तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी. ऑयल की डिमांड तो इतनी है बट ऑयल की सप्लाई कम हो गई. Now demand has outstripped supply, but the reason for that is that the supply has fallen. Right? तो ये होगा आपका सप्लाई शॉक. एकदम से सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड वहीं की वहीं रहती है. Whereas in the case of demand pull, what was the case? सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ जाती है एकदम से, क्योंकि इनकम वगैरह बढ़ गई है लोगों की. मेक सेंस? ठीक है, अब इन दोनों कॉजेस को ना थोड़ा ध्यान से देखते हैं. डिमांड पुल, सप्लाई शॉक. अच्छा, सप्लाई शॉक को हम कॉस्ट पुश की कैटेगरी में भी डाल देते हैं. कई बारी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ओवरऑल ना लेबर वेजेस बढ़ गई इकोनॉमी में क्या हुआ कि लेबरर्स की तनख्वाहें बढ़ गई. अब मैंने जो फैक्ट्री खोली है उसमें मेरे को लेबरर्स को अब ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी. अगर मुझे लेबरर्स को ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो मैं अपना प्रॉफिट बचाने के लिए प्राइसेस भी बढ़ा दूंगा. मेक सेंस? तो इसीलिए उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश. जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है किसी भी कारण की वजह से, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपको अपने प्रॉफिट सेव करने के लिए प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं. तो इन दिस केस योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्चुअली पुशिंग अप प्राइसेस. ठीक है, तो इसे हम कॉस्ट पुश कह देते हैं. कॉस्ट पुश, सप्लाई शॉक एक ही कैटेगरी में, डिमांड पुल एक कैटेगरी में है. एक बारी दोनों को ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि डिमांड पुल का मतलब क्या है और कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक का मतलब क्या है. सबसे पहले डिमांड पुल को देखते हैं. अब डिमांड पुल के ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, वो एग्जांपल्स करने बहुत जरूरी हैं बिकॉज यूपीएससी हैज दिस टेंडेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दैट. ठीक है, वो आपको 2-3 एग्जांपल दे देंगे, 4 एग्जांपल दे देंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन डाल देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन.
ठीक है, तो यू नीड टू नो सर्टेन एग्जांपल्स अबाउट डिमांड पुल, ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई वहीं की वहीं है। नाउ ये कब होता है? एक केस होता है व्हेन योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग ना, इन्फ्लेशन हो रही होती है। अब ग्रोइंग इकोनॉमी से इन्फ्लेशन क्यों होती है, और वो जो ग्रोइंग इकोनॉमी से इन्फ्लेशन हो रही है उसे हम डिमांड पुल क्यों कहते हैं? सिंपल सा रीजन है, यू नो ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? आपकी जीडीपी बढ़ रही है, राइट? नाउ एज यू गाइज ऑल नो, अगर आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी तो आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, है ना? व्हाट इज नेशनल इनकम? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो नेशनल इनकम भी बढ़ रही है आपकी, राइट? ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करके बेच रहे हो तो ज्यादा वेजेस आएंगी, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो नेशनल इनकम भी बढ़ रही है। अच्छा, अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, कहना ऐसे लोगों की, पूरी इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ेगी। अच्छा, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, डोंट यू थिंक वो अपनी इनकम को ज्यादा स्पेंड करेंगे? जब मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं स्पेंडिंग ज्यादा करूंगा, राइट? तो जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, जब लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ा देंगे। अब मेरे पास पैसा है, अब तो मैं खर्चा करूंगा ना बहुत ज्यादा, तो जब मैं मार्केट में उतरता हूं खर्चा करने के लिए तो मैं गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ा रहा हूं, और जब मैं डिमांड बढ़ा रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो डोंट यू थिंक दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन? जब आपकी इकोनॉमी में सप्लाई इतनी है बट लोगों की इनकम इतनी बढ़ गई कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो दैट इज द केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट? तो अ ग्रोइंग इकोनॉमी इज ऑलवेज अकंपनीड विद इन्फ्लेशन। अगर हेल्दी लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन है ना आपकी इकोनॉमी में तो ये अच्छी बात है। जनरली हम महंगाई को नेगेटिव कॉनोटेशन से एसोसिएट करते हैं ना, कि महंगाई ओवरऑल बुरी चीज है, बट स्मॉल मॉडरेट लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये नहीं कि बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ही हाइपर इन्फ्लेशन है, नहीं, मॉडरेट लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्चुअली गुड फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज दैट मींस कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्योंकि अगर मॉडरेट लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन है तो आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है ना, तो मॉडरेट लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्चुअली गुड, ठीक है? ये काम आएगा, इसको भी याद रखना। तो ग्रोइंग इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देन ओवर एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। नाउ जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरबीआई हैज दिस अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी। आप में से अगर कई लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि आरबीआई के पास अथॉरिटी है नई करेंसी को प्रिंट करने की, ठीक है? नाउ इफ आरबीआई हैज द अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी, व्हाट इफ आरबीआई सोचता है कि मैं मनी सप्लाई बढ़ा दूं? तो जब आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देती है तो इकोनॉमी में ज्यादा कैश आ जाता है। जब इकोनॉमी में ज्यादा कैश आ जाएगा तो लोगों के पास भी ज्यादा कैश आ जाएगा। जब लोगों के पास ज्यादा कैश आ जाएगा तो लोग उसे क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे। उस पॉइंट पे पीपल आर इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, so supply is here but aggregate demand has increased because of the increase in money supply, and hence it's an example of demand pull inflation. क्लियर? और एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कटिंग डायरेक्ट टैक्स रेट्स। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स कम कर दे, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दे, अब क्या होगा? जैसे ही गवर्नमेंट इनकम टैक्स कम कर देगी, अब आपके पास ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए। पहले इतना ज्यादा पैसा आप कहां दे रहे थे? गवर्नमेंट को दे रहे थे इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, बट नाउ यू हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, नाउ यू हैव मोर इनकम टू योरसेल्फ सो दैट यू कैन स्पेंड इट एल्सवेयर। अब उस वजह से क्या होगा? आप ज्यादा खर्चे करोगे क्योंकि गवर्नमेंट ने आपका टैक्स कम कर दिया, अब आपके पास इनकम ज्यादा होगी, तो उस वजह से आप खर्चे ज्यादा करोगे, डिमांड बढ़ा दोगे, डिमांड पुल। सो व्हेन गवर्नमेंट डिक्रीजेस डायरेक्ट टैक्स रेट्स, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल। देन दूसरा, ग्रोथ इन वेजेस। जब लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, ठीक है, जब लोगों के वेजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो लोग खर्चा ही करेंगे। जब इनकम बढ़ जाएगी लोगों की, खर्चा करेंगे तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ एक चीज याद रखना, कुछ एग्जांपल्स ना दोनों में कॉमन है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो डिमांड पुल का भी पार्ट है, कॉस्ट पुश का भी पार्ट है, घबराना मत उससे, ठीक है? ग्रोथ इन वेजेस ऐसा ही एक एग्जांपल है, ये कॉस्ट पुश में भी आएगा। खैर हम देखते हैं अभी। हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कारण है, ठीक है? अब आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे लोग, ये जैसे ये मूवी नहीं आई, मूवी भी आई थी, वैसे तो बुक भी आई थी, सीक्रेट्स, कि अगर आप कोई चीज सोचते हो ना, बहुत ज्यादा ध्यान लगा के कोई चीज सोचते हो, वो हो जाती है,
राइट ऐसा कहते हैं ना कई लोग कि वो एक मूवी का डायलॉग था, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लगा देती है, राइट। आप किसी चीज को अगर बहुत अच्छे से इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो वो चीज सच हो जाती है। कई लोग ऐसा कहते हैं ना। वेल ये होता है या नहीं होता है इसमें मैं नहीं पढ़ रहा, बट इन्फ्लेशन के केस में ऐसा होता है। अगर पूरे इंडिया के लोग ये सोचना शुरू कर देना कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, सोचने से ही बढ़ जाएगी। अगर सारे इंडिया के लोग सोचें, ये बिलीव कर लें कि हाँ 2 महीने में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, महंगाई बहुत ज्यादा होने वाली है, सारे लोग, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। दिस इज काइंड ऑफ अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? आप भी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, सोचने से थोड़ी होगा ऐसे। वेल हो भी सकता है। सोचने से पता क्या होगा, लेट्स सपोज सारे लोगों को ये पता चल जाता है या लोग सोचने लग जाते हैं कि 2 दिन बाद ना ये पेन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट ये पेन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों को इस पेन की जरूरत है वो आज ही खरीदना शुरू कर देंगे। उन्होंने प्लान करा हो कि मैं 2 महीने बाद ये पेन खरीदूंगा, पर उन्हें पता है कि 2 दिन बाद ही इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आज ही खरीद लेते हैं, राइट। तो लोग इसे आज ही खरीदना शुरू कर देंगे क्योंकि फ्यूचर में उन्हें डर है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लोग अगर आज ही खरीदना शुरू कर देंगे तो लोग आज ही डिमांड बढ़ा देंगे, इसकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें डर है महंगा थोड़ी खरीदना किसी ने, तो लोग इसकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देंगे आज ही एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट क्या मतलब इस गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, आज ही अगर बढ़ जाती है तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए भी बंदा यूज कर सकता है। अगर मुझे पता है कल को ये पेन महंगा होने वाला है तो मैं पता है क्या करूंगा, बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए आज ये पेन ना खरीद के स्टॉक कर लेंगे, और इसलिए स्टॉक करेंगे कि 2 दिन बाद जब इसका प्राइस बढ़ेगा इसे बेच देंगे। तो कोई लोग अपनी जरूरत के लिए पेन खरीदना शुरू कर देते हैं। कई लोग को आइडिया मिल जाता है कि पैसे कमाते हैं इससे, पेन की जरूरत भी नहीं है, वो लोग आज खरीदना शुरू कर देंगे। ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई तो उतनी थी, डिमांड बढ़ गई तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो इवन higher inflationary expectations can cause inflation, and that is why RBI monitors inflationary expectations. RBI सिर्फ inflation measure नहीं करता है, RBI monitor भी कहता है कि लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर में inflation क्या होगी। RBI उसका भी सर्वे करता है कि लोगों की expectations क्या है with respect to inflation, क्योंकि RBI को पता है अगर सारे लोग ज्यादा expectation रखेंगे तो फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, एक प्रेशर है, राइट। बट हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डिमांड पुल के। मैंने ये सारे एग्जांपल्स इसलिए दिए, एक तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, और दूसरा आपको आइडिया लग जाए डिमांड पुल का। क्लियर। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट पुश पे ना। कॉस्ट पुश का क्या है, दिस हैपेंस व्हेन देयर इज अ डिसरप्शन इन सप्लाई, एकदम से सप्लाई गिर गई, और इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या एकदम से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट पुश, सप्लाई एकदम से गिर गई तो सप्लाई शॉक। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, राइजिंग वेजेस, आप देख सकते हो राइजिंग वेजेस यहां भी है, ग्रोथ इन वेजेस, और यहां भी है। अगर वेजेस बढ़ जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज भी बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होगी, और लोगों को जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो लोग भी डिमांड ज्यादा करेंगे, तो डिमांड पुल भी हो सकती है, ठीक है। तो ग्रोथ इन राइजिंग वेजेस कैन बी यूटिलाइज्ड इन बोथ कैटेगरीज, ठीक है ना। देन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, अगर रॉ मटेरियल्स ही महंगे हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इस पेन को बनाने के लिए जो मैं प्लास्टिक इंपोर्ट कर रहा हूं, वो प्लास्टिक इंपोर्ट करना, अब वो क्या है, मैं लेट्स सपोज मैं ना ये प्लास्टिक इंपोर्ट कर रहा हूं चाइना से। अब चाइना एकदम से ना प्लास्टिक के कॉस्ट बढ़ा देता है या प्राइस बढ़ा देता है, तो अब ये प्लास्टिक जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मुझे तो प्लास्टिक चाहिए पेन बनाने के लिए, बट अब इंपोर्ट करना मुझे महंगा पड़ रहा है, तो क्या होगा, मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए मैं फाइनल गुड का भी प्राइस बढ़ा दूंगा। दैट इज द केस ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऑलराइट, देन हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस। हायर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप मार्केट से ये पेन खरीद रहे हो 10 रुपए का, ठीक है, बट आपको 10 रुपए का नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट इस पे 1 रुपी का जीएसटी भी लगा देती है, तो फाइनल प्राइस यू गाइज आर पेइंग इज 11 रुपीज इस पेन का जीएसटी लगाने के बाद। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ना रेट्स रिवाइज कर देती है, गवर्नमेंट कहती है आज से इस पेन पे जो आज भी 10 रुपए का ही है अब 4 रुपीज जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। 4 रुपीज जीएसटी लगने की वजह से फाइनल आपको प्राइस कितना देना पड़ रहा है, 14 रुपीज, राइट। तो
आपके लिए प्राइसेस बढ़ गए, बट ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये देता कौन है? जो प्रोड्यूसर है वही तो देता है ना, लेते आपसे ही है, पर एक तरह गवर्नमेंट को देने वाला कौन है? जो प्रोड्यूसर है वही। अब गवर्नमेंट का प्रोड्यूसर का या फैक्ट्री ओनर का टैक्स बर्डन बढ़ गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, और वो कॉस्ट वो आपसे ही वसूल रहा है, ठीक है, पर उसकी खुद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना, उसे अब गवर्नमेंट को ज्यादा जीएसटी देना है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट को ज्यादा जीएसटी देना है, अब वो आपसे भी ज्यादा चार्ज करेगा। मेक सेंस? तो इसीलिए ये भी एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का, कॉस्ट पुश का। डायरेक्ट टैक्स जो है, जो इनकम टैक्स वगैरह होता है, वो डिमांड पुल में है, ठीक है, बट इनडायरेक्ट टैक्स जो प्रोडक्ट्स पे लगता है ना, या प्रोडक्शन प्रोसेस पे लगता है, वो एग्जांपल है कॉस्ट पुश का, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। वैसे ये एग्जांपल है ना डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे, ठीक है, बट अभी मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है ना, मतलब रूपी डॉलर के मुकाबले कम होता है, पहले रूपी डॉलर के मुकाबले 70 था, अब रूपी 80 रुपीज पर डॉलर हो गया है, तो दैट मींस आपका रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है। जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है ना, तो इंपोर्ट्स आपके महंगे हो जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। लेट्स सपोज इंटरनेशनल मार्केट में ना ऑयल का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस है $1, ठीक है, $1 पर लीटर। लेट्स सपोज क्रूड ऑयल का प्राइस इतना है, ठीक है, और अभी करंटली एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो अगर आपको 1 लीटर ऑयल चाहिए, जो आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है, आपको 70 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, बट एकदम से क्या होता है, आपका रूपी नीचे गिर जाता है, डेप्रिशिएट होके हो जाता है 80 रुपीज का। तो पहले आपको 70 रुपीज खर्च करने पड़ रहे थे अपने रॉ मटेरियल यानी कि क्रूड ऑयल में, आज आपको उसी 1 लीटर के लिए 80 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। डोंट यू थिंक योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड, एंड बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड, इट इज अ केस ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट? व्हाई? बिकॉज आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई थी, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज नेचुरल डिजास्टर्स दैट डिसरप्ट सप्लाई। नेचुरल डिजास्टर्स दैट डिसरप्ट सप्लाई मतलब जैसे मैंने बताया कि ये तो एक आर्टिफिशियल डिजास्टर हो गया ना, वॉर हो गया सीरिया या इराक में। मान लो जापान ना क्या कर रहा था, जापान कॉटन आपको प्रोवाइड कर रहा था रॉ मटेरियल के फॉर्म पे, ठीक है, जिससे वो आप स्यू करके वीव करके टी शर्ट्स वगैरह बना रहे थे ना। एकदम से जापान में ना न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है। जब जापान में न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाएगा तो जापान से जो कॉटन आ रहा था वो बंद हो जाएगा। बिकॉज ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर कॉटन की सप्लाई एकदम से डिसरप्ट हो गई। कॉटन की सप्लाई एकदम से डिसरप्ट हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड तो उतनी है, सप्लाई गिर गई, तो क्या केस होगा, कॉटन महंगा हो जाएगा, आपका रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि उससे तो आप टी शर्ट्स बना रहे थे, तो आपके फाइनल टी शर्ट्स का प्राइस बढ़ जाएगा। दैट वुड बी द केस ऑफ कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक। एंड लास्ट, डेलिबरेट कट इन सप्लाई। कई बारी क्या होता है, प्राइसेस बढ़ाने के लिए ना बहुत सारी, ये एग्जांपल है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, ये कार्टेल सा बना लेती हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ना हम प्रोडक्शन कम कर देते हैं। जैसे ही हम प्रोडक्शन कम करेंगे सप्लाई कट हो जाएगी, डिमांड वही है, सप्लाई कट कर देते हैं, ठीक है, जानबूझ के, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जैसे ही प्राइसेस बढ़ जाएंगे फिर ज्यादा प्राइसेस पे अपना तेल बेचेंगे हम। तो ये लोग, कई लोग डेलिबरेटली सप्लाई कट कर देते हैं, अगेन टू इंक्रीज प्राइसेस एंड टू अर्न मोर प्रॉफिट। ऑलराइट, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉस्ट पुश और सप्लाई शॉक। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट। क्लियर? चलो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक, नॉट इन्फ्लेशन, द टॉपिक ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इज वेज प्राइस स्पाइरल। पूछ सकते हैं इसके बारे में भी। सो व्हाट इज वेज प्राइस स्पाइरल? लेट्स सपोज, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। लेट्स सपोज क्या होता है कि ना इंडिया में ना जितने भी लेबरर्स हैं उनकी ना एक यूनियन बनी हुई है। लेट्स सपोज एक ही यूनियन है सारे लेबरर्स की। अब उन लेबरर्स में ना कोई इंसान ना एक रूमर फैला देता है। वो रूमर क्या फैला देता है कि भाई कल को ना महंगाई बहुत ज्यादा होने वाली है, तो आज ही ना अपनी तनख्वाहें बढ़वा लो, कल को महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए आज ही अपनी वेजेस बढ़वा लो, ठीक है। और ये रूमर ना बुरी तरह फैला देते हैं। ऑल लेबरर्स स्टार्ट टू बिलीव दिस रूमर। उनको पूरा वो हो जाता है विश्वास कि कल को महंगाई बढ़ेगी, पूरी श्रद्धा से हो जाती है कि कल को महंगाई बढ़ेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी तनख्वाहें तो उतनी है नहीं, महंगाई बढ़ गई, तो कैसे गुजारा चलाओगे, तो इसलिए कल को महंगाई बढ़ने वाली है पक्का। तो ये सारे लेबरर्स पता क्या करेंगे, अपने फैक्ट्री ओनर्स के पास जाएंगे और बोलेंगे हमारी वेजेस बढ़ाओ क्योंकि कल को ना महंगाई बढ़ने वाली है,
राइट नाउ फैक्ट्री ओनर पहले उन्हें समझाएगा भाई ये रूमर है, कोई महंगाई नहीं बढ़ने वाली, मैं जानता हूं, मैं बड़े लोगों में उठता बैठता हूं, कोई महंगाई होने वाली नहीं है। बट लेबरर्स का दृढ़ निश्चय है, पूरा विश्वास है, फुल कॉन्फिडेंस है कि कल को महंगाई बढ़ने वाली है, और वो स्ट्राइक वगैरह कर देते कि नहीं हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारी वेजेस बढ़ाओ। इवेंचुअली फैक्ट्री ओनर गिव्स इन, वो इनकी वेजेस बढ़ा देता है। अब जैसे ही बहुत सारे फैक्ट्री ओनर लेबरर्स की वेजेस बढ़ा देंगे, जैसी वेजेस बढ़ेगी तो इन फैक्ट्री ओनर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। इन फैक्ट्री ओनर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपने करा ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी ये फैक्ट्री ओनर्स अपना प्रॉफिट बचाने के लिए प्राइसेस भी बढ़ा देंगे फाइनल गुड का, है ना, तो ऑटोमेटिकली महंगाई हो जाएगी। महंगाई होनी नहीं थी बट सारे लेबरर्स को लगा ना कि महंगाई होगी, इसलिए उन्होंने वेजेस बढ़वा दी अपनी। जैसे ही उन्होंने अपनी वेजेस बढ़वा दी, वेजेस बढ़ते ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गई, अपने आप महंगाई होगी। एक तरह से फिर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थी, राइट। अब ये लेबरर्स कहेंगे देखा हम तो पहले ही कहते थे, आप मान नहीं रहे थे, फैक्ट्री ओनर को बोलेंगे तू तो मान ही नहीं रहा था, हम तो पहले ही कह रहे थे महंगाई होने वाली है, देख होगी ना, शुक्र है हमने अपनी वेजेस बढ़वा ली। बट ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है ना, ये और बढ़ेगी, हमें और वेजेस चाहिए, क्योंकि ये रुक नहीं रही, कॉस्ट पुश को टाइम लग रहा है ना आने में, तो बढ़ती जा रही है। तो लेबरर्स अब डर गए कि बढ़ती जा रही है, हमें और वेजेस चाहिए। अब फैक्ट्री ओनर फिर गिव्स इन, फैक्ट्री ओनर फिर उनकी वेजेस बढ़वा देता है, फिर महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। फिर वो फिर फैक्ट्री ओनर के पास जाते हैं कि भाई देख और महंगाई बढ़ गई है, हमें और वेजेस चाहिए, और महंगाई बढ़ जाती है, और वेजेस, और महंगाई बढ़ जाती है। तो एक तरह का ये स्पाइरल क्रिएट हो जाता है ना, एक दूसरे को फीड कर रहा है ये लूप, राइट। सो दिस स्पाइरल इज नोन एज वेज प्राइस स्पाइरल। ना ये ट्रिगर कैसे भी हो सकता है, क्या पता पहले प्राइसेस ही बढ़े हो, पहले ना मान लो प्राइसेस बढ़ गए, अब लेबरर्स ने एकदम से दंगा कर दिया कि हमें वेजेस ज्यादा चाहिए। लेबरर्स की जैसी वेजेस बढ़ेंगी प्राइस और बढ़ जाएंगे, फिर लेबरर्स और बोलेंगे, है ना। तो एक तरह से ये स्पाइरल आ गया, इसे वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। नाउ इट कैन बी ट्रिगर्ड आइदर बाय इंक्रीज इन प्राइसेस और आइदर बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस, राइट। इट कैन also be triggered, it can also be triggered by increase in wages। नॉर्मल प्राइस बढ़ नहीं रहे थे, वैसी वेजेस बढ़ा दी, प्राइस बढ़ गए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन होनी नहीं थी ना, लेबरर्स को लग रहा था, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा था, वैसे ही फैक्ट्री ओनर ने सोचा कि चलो वेजेस बढ़ा देते हैं, वेजेस बढ़ी, इन्फ्लेशन होगी, कॉस्ट पुश। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुई, अब ये लेबरर्स कहेंगे ना अब बढ़ाओ, इन्फ्लेशन होगी, और बढ़ाई और होगी, ट्रिगर हो गया वेज प्राइस स्पाइरल। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन राइजिंग वेजेस and inflation. It is a vicious cycle in which wages increase, causing prices to increase, which in turn creates demand for higher wages. जैसे आप देख रहे हो, ये एक स्पाइरल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है causes of inflation and wage price spiral. चलो, now let's talk about real interest rate. Now to understand real interest rate, you have to hear me out once. I need to share one example with you. ये एक एग्जाम्पल मैं अभी कराऊंगा, इसी एग्जाम्पल से आपको रियल इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। Now as you guys all know, इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं। लोन अगर आप किसी को देते हो तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हो, जिस रेट पे चार्ज करते हो इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए है, लेट्स सपोज, जो इंसान लोन देगा पर्सन बी को, ठीक है। सो इन दिस एग्जाम्पल पर्सन ए इज द क्रेडिटर एंड पर्सन बी इज द डेटर, ठीक है, ये क्रेडिटर है। नाउ ए ना बी को लोन दे देता है, बी डिमांड करता है ए से कि मुझे कुछ पैसे दे दो, तो ए प्रोवाइड्स अ लोन टू बी। लेट्स सपोज ए ना बी को लोन दे देता है 100 रुपीज का फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए बी को लोन दे देता है, और बी से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है 7% का, ठीक है। तो ए बी को लोन दे देता है 100 रुपीज का फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और चार्ज करता है 7% का एनुअल इंटरेस्ट रेट। दैट मींस बी ने 1 साल बाद ए को कितने पैसे वापस करने हैं, 107 रुपीज वापस करने हैं। मेक सेंस? अभी तक तो इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज साइड बाय साइड ना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 7% का। लेट्स सपोज इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 7% का, ठीक है। तो
आज जो चीजें 100 रुपीज की हैं अगले साल वो 107 की हो जाएंगी। ठीक है, नाउ ए ने ना बी को लोन दे दिया 100 रुपीज का, ठीक है, 7% इंटरेस्ट रेट पे। एक साल बाद बी ने ए को 107 रुपीज वापस कर दिए। बट डू यू थिंक ए को कोई फायदा हुआ? क्योंकि एक साल पहले 100 रुपए की वो जो चीजें खरीद सकता था, आज वही सेम चीजें 107 की हो गई हैं। डोंट यू थिंक ए को कुछ खास गेन नहीं हुआ? ए की परचेजिंग पावर तो वहीं की वहीं है। मेक सेंस, राइट? ए की परचेजिंग पावर में कोई फर्क ही नहीं आया। आज उसके पास 107 है, उसको लग रहा है, ए को लग रहा है कि मैंने 7% कमा लिया। बट परचेजिंग पावर में देखा जाए तो उसने 7% कहां कमाया? जितने के वो गुड्स एंड सर्विसेज 100 रुपए के खरीद सकता था, 107 के भी उतने ही खरीद सकता है। तो वो कुछ खास अमीर नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट कहने को उसने 7% कमा लिया, 7 रुपीज कमा लिए, राइट? नाउ व्हाट इफ यही आपका इन्फ्लेशन रेट ना, लेट्स सपोज आपका ये इन्फ्लेशन रेट होता 4% का, ठीक है? तो जो आज चीजें 100 रुपीज की हैं, कल को वो 104 की हो जाएंगी, ठीक है? अब मुझे बताओ ए को कितना फायदा हुआ है? ए ने 7% पे बी को लोन दे दिया, एक साल बाद ए को 107 रुपीज मिल गए। ना 100 रुपीज की वो जो चीजें खरीद सकता था वो 104 की आज मिल जाएंगी, प्लस उसे 3 रुपीज का और फायदा हो गया। मेक सेंस? तो कहना इसे जब इन्फ्लेशन रेट कम होगा ए को फायदा होगा। अगर ये 4 की जगह होता 2%, तो फिर क्या होता? तो ए को कितना, ओहो, अगर ये इन्फ्लेशन रेट होता 2% तो ए को कितना फायदा होता? कहना इसे अगर इन्फ्लेशन रेट 2% का है तो ए को 5 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो जितना कम इन्फ्लेशन रेट हो उतना ए को एक्चुअल में फायदा होगा। मेक सेंस, राइट? नाउ तभी हम कहते हैं कि ये जो 7% है ना, ये है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है? और मान लो इन्फ्लेशन रेट आपका चल रहा है 2% का, 7% माइनस 2% जो आता है 5%, वो है एक्चुअल गेन, जो एक्चुअल फायदा हो रहा है ए को, राइट? 7% उसने इंटरेस्ट रेट चार्ज करा, पर 2% की इन्फ्लेशन है, राइट? तो आज जो 100 रुपए की चीजें हैं वो अगले साल 102 की हो जाएंगी। तो एक्चुअल में उसे देखा जाए तो 5 रुपीज का ही फायदा हो रहा है। मेक सेंस? तो ये 5% का ही उसे फायदा हो रहा है। नाउ दिस, इन दिस एग्जांपल 7% इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, 5% इज रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है? रियल इंटरेस्ट रेट बताता है कि जो क्रेडिटर है ना उसको एक्चुअल में कितना गेन हो रहा है, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बता रहा है जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है? तो नाउ यू अंडरस्टैंड, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट गिव्स यू रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है? और यही यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट। और ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं फिशर इक्वेशन। याद रखना, इसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? सो फिशर इक्वेशन इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है? अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, इस एग्जांपल में जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, इस एग्जांपल में लेट्स सपोज, अभी तो हमने देखा है ना नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो 7% का है, बट इन्फ्लेशन रेट हमने कम रखा है। व्हाट इफ इन्फ्लेशन रेट आपके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो जाए? लेट्स सपोज इस केस में आपका इन्फ्लेशन रेट हो जाता है 10% का, ठीक है? बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो नाउ एक साल पहले 100 रुपए की जो चीजें खरीद सकता था ए, एक साल बाद वो चीजें भी नहीं खरीद सकता अब। क्यों? बिकॉज द सेम थिंग्स दैट कॉस्टेड 100 रुपीज नाउ कॉस्ट 110। जो सेम चीजें पहले 100 रुपए की थी अब 110 रुपए की हो जाएंगी, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट इज 10%। तो इसने जो 7% का इसे लोन दिया है, इसको तो उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 100 रुपए इसकी पहले ठीक ठाक परचेजिंग पावर कैपेसिटी थी, अब इसके पास 107 रुपए आ रहे हैं, बट वही सेम चीजें जो ये पहले खरीद सकता था, अब उसके लिए इसे 3 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
मेक सेंस? तो इस केस में क्रेडिटर को नुकसान हो जाता है। जब आपका इन्फ्लेशन रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है तो क्रेडिटर को नुकसान होता है। जितना ज्यादा आपका इन्फ्लेशन रेट उतना ही क्रेडिटर को नुकसान, बिकॉज रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अच्छा, अगर ये मैं कह सकता हूं तो इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। इसका ऑपोजिट क्या है? जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट उतना क्रेडिटर को नुकसान, पर जितना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट उतना डेटर को फायदा। मेक सेंस? जैसे आप ये सोच लो, ठीक है, मान लो इन्फ्लेशन रेट 10% का ही है, ठीक है, ए ने बी से 100 रुपए बी ने ए से 100 रुपए ले लिए। अब बी ने ना इस 100 रुपए के कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए, 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए उसी टाइम जिस टाइम लोन लिया बी ने, ठीक है। एक साल पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज 100 रुपए के थे, आज वो कितने के हो जाएंगे? 110 के। तो इसके पास तो 110 रुपीज वर्थ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, पर बी ने ए को कितने वापस करने हैं? सिर्फ 107 रुपीज वापस करने हैं। इसने जो 100 रुपए उठाए थे और उससे जो सामान खरीदा था उसकी, मान लो उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, आज उसकी प्रॉपर्टी या जो भी उसने सामान खरीदा उसकी वैल्यू 110 है, पर बी ने ए को जो वापस करना है वो तो सिर्फ 107 रुपीज है, ठीक है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्रेडिटर को ए को 3 रुपए का नुकसान हो गया, बट बी को 3 रुपए का फायदा हो गया, राइट? हायर द इन्फ्लेशन रेट बेटर इट इज फॉर द बोरोवर डेटर, but lower the inflation rate better it is for the creditor. Make sense? ठीक है। जब इन्फ्लेशन रेट जितना ज्यादा होएगा उतना इसको नुकसान है, लोन देने वाले को नुकसान है, और जितना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा लोन देने वाले को नुकसान है, पर लोन लेने वाले को फायदा है। मेक सेंस? ठीक है, ये चीज को याद रखना। जितना ज्यादा आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाता है ना, लोन देने वाले को नुकसान होता रहता है और बोरो करने वाले को फायदा होता है। वेयर एज जितना कम रहेगा आपका इन्फ्लेशन रेट उतना ही लोन देने वाले को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनल टर्म्स में तो जो इंटरेस्ट रेट है, बट रियल टर्म्स में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन कम होगी। इन्फ्लेशन कम होती है तो रियल टर्म्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और क्रेडिटर को फायदा होता है। मेक सेंस? ठीक है, बस यही बात है, इसे रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब एक तरह से ए ने इन्वेस्टमेंट ही करी है ना बी में, बी को पैसा दे दिया ये सोच के कि कल को मुझे 7 रुपीज का फायदा हो जाएगा, बट रियल टर्म्स में उसे कितना फायदा होगा वो तो रियल इंटरेस्ट रेट से पता चलेगा, राइट? तो इसीलिए इसे यूज किया जाता है इन प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट। और यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया है वही एग्जाम्पल नीचे ये बना हुआ है। क्लियर? ठीक है, चलो, अगर रियल इंटरेस्ट रेट ये है तो नाउ इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वेजेस। ठीक है, पहले मैं 100 रुपए कमाता था एक किसी कंपनी में, उसी कंपनी में मेरा ना 10% का इंक्रीमेंट लग जाता है और आज मैं 110 रुपीज कमा लेता हूं। ठीक है, तो मेरी जो वेज ग्रोथ रेट है वो तो 10% का है, पर ये जो 10% का वेज ग्रोथ रेट है ना ये नॉमिनल है। मैं जिस कंपनी में 100 रुपीज कमाता था उसी कंपनी ने अगले साल मेरा इंक्रीमेंट लगा दिया और 10% का मुझे ग्रोथ मिल गई मेरी वेजेस में, तो मेरी वेजेस नॉमिनल टर्म्स में बढ़ गई हैं 10% से 110 रुपीज कमा रहा हूं। बट मुझे एक्चुअल में कितना फायदा हुआ है वो तो इन्फ्लेशन से पता चलेगा। पहले मैं 100 रुपए कमा रहा था, ठीक है, अब इन्फ्लेशन रेट मान लो चल रहा है 10% का। अगर इन्फ्लेशन रेट ही 10% का चल रहा है तो पहले 100 रुपए की जो मैं चीजें खरीद सकता था आज वो 110 रुपए की है और मुझे मिल भी 110 रुपए रहे। तो डोंट यू थिंक मेरी परचेजिंग पावर में कोई फर्क आया? मेक सेंस? तो एक तरह से नॉमिनल टर्म्स में तो मेरा वेज ग्रोथ रेट 10% है, वेजेस की बात कर रहा हूं इधर मैं, ठीक है, बट रियल टर्म्स में मेरी वेज ग्रोथ रेट 0 है। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन रेट आपका होता 1% का, ठीक है, मान लो इन्फ्लेशन बहुत ही कम चल रही है, बहुत बढ़िया कर रही है सरकार, इन्फ्लेशन बहुत कम चल रही है, 1% की इन्फ्लेशन है, अब मेरी वेजेस बढ़ेंगी तो मुझे फायदा होगा। 10% मेरा क्या होगा? नॉमिनल वेज ग्रोथ रेट, बट परचेजिंग पावर में मुझे कितना फायदा हो रहा है? कम से कम 9% का, है ना? तो 10% का मेरा जो वेज ग्रोथ रेट है वो नॉमिनल है, 9% का जो मेरा वेज ग्रोथ रेट है वो रियल है। रियल टर्म्स में मेरी इनकम 9 रुपए से बढ़ रही है, नॉमिनल टर्म्स में मेरी इनकम या वेजेस
10 रुपीज से बढ़ रही है, राइट? तो ये है कॉन्सेप्ट आपका रियल वेजेस, या कहीं आप देखोगे टर्म रियल इनकम। हमेशा याद रखना, whenever there are these two concepts discussed, nominal और real, हमेशा इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं होगा। रियल और नॉमिनल जीडीपी में भी इन्फ्लेशन था, रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में भी इन्फ्लेशन है, रियल और नॉमिनल वेजेस में भी इन्फ्लेशन है, राइट? तो हमेशा याद रखना, रियल वेजेस बताती है, रियल इनकम बताता है आपकी परचेजिंग पावर कितने से बढ़ी है, आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। नॉमिनल बताता है पैसे के टर्म्स में आपके कितना हुआ है फायदा, राइट? क्लियर? मेक सेंस? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट रियल वेजेस का या रियल इंटरेस्ट रेट का। सो नाउ यू नो अबाउट रियल इंटरेस्ट रेट एंड रियल वेजेस ऑल्सो। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज राइट दोस डाउट्स आइदर इन द ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और इन द डिस्कशन फोरम जो हमारा है, ठीक है, वेबसाइट पे। चलिए, अब हमारा रियल इंटरेस्ट रेट हो गया, रियल वेजेस हो गया। नाउ लेट्स शिफ्ट टू वेरियस अदर टर्म्स एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ बहुत सारी और टर्म्स हैं जिनके बारे में प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक एक करके उन्हें देख लेते हैं। कुछ इनमें ऐसी टर्म्स होंगी जो हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। मैं आपको नोट्स में तो आज ही दे दूंगा, पर आपने इन टर्म्स को बस ध्यान में रखना है। आने वाले चैप्टर्स में जब हम फिस्कल पॉलिसी करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा, तब समझ आएगा। तो कुछ टर्म्स इसमें से ऐसी होंगी जिन्हें हम अभी छोड़ देंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए रखेंगे, बट मैक्सिमम 90% टर्म्स हम इधर ही कर लेंगे, ठीक है? सो वेरियस अदर टर्म्स एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन। नंबर 1, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है? लो लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन टेकिंग प्लेस इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हर साल आपकी इन्फ्लेशन सिर्फ 1% से बढ़ती जा रही है, महंगाई सिर्फ स्लोली बढ़ती जा रही है, हर साल 1% की इन्फ्लेशन हो रही है, धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। स्लो इन्फ्लेशन हो रही है, बहुत स्लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और बहुत लंबे समय तक स्लो ही चल रहा है, तो वी कॉल इट क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है? ना नेक्स्ट इज गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलपिंग, जैसे हम कहते हैं ना, जो साउंड्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, एनिमल जो साउंड्स बनाते हैं, निकालते हैं, उनके लिए नाम रखे हुए ना इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे कैट के लिए मियाऊ रखा हुआ है, डॉग बार्क करता है, वैसे ही हॉर्सेस जब भागते हैं ना, तो जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं गैलप इंग्लिश लैंग्वेज में। मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस। तो गैलपिंग इन्फ्लेशन मतलब ना, हॉर्स इज जनरली एसोसिएटेड विद स्पीड, है ना? तो हॉर्स गैलप कर रहा है मतलब तेज भाग रहा है। गैलपिंग इन्फ्लेशन मतलब तेजी से बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। वेरी हाई इन्फ्लेशन रनिंग इन डबल और ट्रिपल डिजिट्स। अगर आपके एनुअल इन्फ्लेशन रेट आ रहे हैं कुछ 75% इन्फ्लेशन हो रही है, 100% इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसका मतलब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से आपके बढ़ती जा रही है, महंगाई, तो उसे गैलपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। बट गैलपिंग इन्फ्लेशन, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बट इससे भी ऊपर एक लेवल है, जब आपकी इन्फ्लेशन हॉर्स छोड़ो, मतलब सुपरसोनिक मिसाइल से भी तेज निकलती है, ठीक है? उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। नाउ गैलपिंग इन्फ्लेशन इज वेरी हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। गैलपिंग में क्या होगा, आपके इन्फ्लेशन रेट के एनुअल इन्फ्लेशन रेट आएंगे कुछ डबल या ट्रिपल डिजिट्स में। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा, मिलियंस में आ जाएंगे एनुअल इन्फ्लेशन रेट। हाइपर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखना, लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन विच माइट हैव एनुअल रेट्स इन मिलियंस, मिलियंस में के 10 लाख हो रखा है आपका इन्फ्लेशन रेट, ठीक है? मिलियंस। इन सच सिचुएशंस नॉट ओनली इज द रेंज ऑफ इंक्रीज वेरी लार्ज, कि सिर्फ इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा नहीं है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो हाइपर इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि एक साल में 10 मिलियन से बढ़ रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब, जनरली हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि ओवरनाइट, एक हफ्ते में ही प्राइसेस 10 लाख टाइम्स हो गए। 10 लाख क्या, 1 करोड़ टाइम्स हो गए, एक हफ्ते में ही प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, ठीक है? उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। नाउ एज यू गाइस रिमेंबर, इन्फ्लेशन का मतलब या तो गुड्स महंगे हो रहे हैं या आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। हाइपर इन्फ्लेशन जनरली तभी होता है जब आपकी करेंसी से लोगों का विश्वास उठ जाता है, आपकी करेंसी कोलैप्स कर जाती है, ठीक है? हाइपर इन्फ्लेशन उसे कहते हैं। दो हाइपर इन्फ्लेशन बड़े रेयर इवेंट्स होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि होते नहीं है। हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स आए हैं जब कंट्रीज को हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है। अभी करंटली वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन का माहौल था, कुछ साल पहले जिम्बाब्वे में था, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में जर्मनी में था। जर्मनी उस टाइम यूरो नहीं यूज करता था, जर्मनी 1929-28 में यूज करता था जर्मन मार्क,
और एक ऐसा टाइम आ गया था कि जर्मनी में इतनी हाइपर इन्फ्लेशन होगी, सोचो कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए ना मार्केट से एक इंसान को 2 सूटकेस भर के कैश लेके जाना पड़ता था। आज जो आप 10-20 रुपए लेके जाते हो ना, 30 रुपए लेके जाते हो ब्रेड खरीदने, सोचो जर्मनी में बैक देन पीपल हैड टू कैरी 2 सूटकेसेस फुल ऑफ कैश टू बाय जस्ट 1 लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, नॉट लोफ, अ पैक ऑफ ब्रेड। क्लियर? ठीक है, तो वो केस होता है हाइपर इन्फ्लेशन का, बहुत तेजी से ओवरनाइट इतनी इन्फ्लेशन हो जाए। ठीक है, चलो ये हो गया क्रीपिंग, गैलपिंग, हाइपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉटलनेक इन्फ्लेशन। दिस इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली एंड डिमांड रिमेन्स एट द सेम लेवल। बॉटलनेक इन्फ्लेशन ये होती है जब आपके डिमांड सप्लाई मान लो इधर है, एकदम से कुछ ऐसा होता है कि सप्लाई गिर जाती है, और कोई छोटे मोटे लेवल से नहीं गिरती, बहुत ज्यादा गिर जाती है। नाउ डिमांड कांस्टेंट है बट सप्लाई बहुत ज्यादा गिर गई है, तो इसमें क्या होगा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, तो प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगी। बट दैट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड बॉटलनेक इन्फ्लेशन। क्लियर? नाउ स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन में पता है क्या होता है, अगर सिर्फ इंडिया में तो बहुत सारी कमोडिटीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट करते हैं, बट लेट्स सपोज सिर्फ 2 या 3 गुड्स एंड सर्विसेज में इन्फ्लेशन हो रही है, बाकी गुड्स एंड सर्विसेज उनमें इतनी इन्फ्लेशन हो नहीं रही, उनमें प्राइसेस बढ़ नहीं रहे। स्क्यूफ्लेशन वो होता है, लेट्स सपोज सिर्फ कार्स और पेन्स महंगे हो रहे हैं इंडिया में, बाकी सारी चीजें सस्ती हैं, तो उसे हम कहेंगे स्क्यूफ्लेशन। अ प्राइस राइज इन वन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, सारों में नहीं प्राइस राइज हो रहा, स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्क्यूफ्लेशन। अगर यहां पे नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, इसे हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। नाउ स्टैगफ्लेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसको समझने के लिए आपको अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के टाइम पे, वो याद करना पड़ेगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का पहला एग्जांपल हमने क्या करा था, ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो क्या होगा, लोगों की इनकम ग्रो करेगी, लोगों की इनकम जब ग्रो करेगी तो क्या होगा, लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाएगी। तो पीपल से दैट हायर ग्रोथ रेट ऑलवेज अकंपनीज मॉडरेट लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। आपकी इकोनॉमी का ग्रो करने का साइन ही ये है कि आपके यहां पे हेल्दी लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन है। अ ग्रोइंग इकोनॉमी इज ऑलवेज अकंपनीड बाय मॉडरेट लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन। ठीक है, बट कई बारी हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ ही नहीं रही, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टैग्नेंट है। तो स्टैगफ्लेशन पता है कौन सा टाइम होता है? स्टैगफ्लेशन वो सिनेरियो होता है जब आपकी इन्फ्लेशन लेवल्स हाई हैं पर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है। हेंस द वर्ड स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, तभी जोड़ दिया स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन को। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन अकंपनीड विद हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये बड़ा पेक्यूलियर फिनोमिना है, ऐसा जनरली होता नहीं है बट कई बारी हो जाता है। वो क्यों होता है उसके भी हम रीजंस आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के वो होते हैं कारण, हम समझ जाएंगे। बट अभी आपको क्या याद रखना है, स्टैगफ्लेशन इज अ सिनेरियो एंड इट इज अ पेक्यूलियर सिनेरियो, रेयर सिनेरियो, क्योंकि हायर ग्रोथ रेट पे ही इन्फ्लेशन होगी। बट स्टैगफ्लेशन वो है कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है पर इकोनॉमी बढ़ नहीं रही, इकोनॉमी वहीं रुकी हुई है। ठीक है, अब लोगों का क्या हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये तो बहुत बुरा है, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टैगफ्लेशन में 3 चीजें होती हैं, हायर इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है। It is a situation in the economy when inflation is high, economy is stagnant and unemployment is high. Contrary to conventional belief. What was the conventional belief? That higher inflation is always accompanied by higher growth. ये conventional belief है। इसके बिल्कुल opposite. Inflation high, growth हो नहीं रही। 1970s और 80s का इंग्लैंड और USA वो जमाना था जब स्टैगफ्लेशन चल रही थी। यूके में मार्गरेट थैचर के टाइम में और रोनाल्ड रेगन के टाइम पे स्टैगफ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अमेरिकन और ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए। ठीक है, हुआ है, हो जाता है। चलो नेक्स्ट, इन्फ्लेशन प्रीमियम।
द बोनस ब्रॉट बाय इन्फ्लेशन टू द बोरोवर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हायर इन्फ्लेशन लेवल्स इज बैड फॉर क्रेडिटर्स। जो लोन देते हैं उनको हायर इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, बट जो बोरोवर्स हैं, जो डेटर्स हैं, उनको तो फायदा होता ही है ना। हमने ये एग्जाम्पल नहीं करा था, हमने एक एग्जाम्पल करा था ना जिसमें मैंने कहा था कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो 7% है, बट मान लो इन्फ्लेशन रेट 10% हो, तो जो क्रेडिटर है उसे तो 3 रुपए का नुकसान है, पर बोरोवर को तो 3 रुपीज का फायदा हो गया ना। तो जो बोरोवर को 3 रुपीज का फायदा हुआ है उसे हम कहते हैं कि बोरोवर को प्रीमियम मिला है, पैसा मिला, प्रीमियम मिला है। और किस चीज का प्रीमियम मिला है? बोरोवर को कैसे फायदा हो गया? महंगाई से फायदा हो गया। तो महंगाई से बोरोवर्स को जो फायदा होता है ना, उसे हम इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। ऑलराइट, inflation premium, the bonus brought by inflation to the borrowers. Alright, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन टैक्स पे। इन्फ्लेशन टैक्स, ध्यान से सुनना। Now let's suppose गवर्नमेंट, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे भी गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना। क्या प्रॉब्लम हो रही है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से जो पैसा आना चाहिए वो कम होता जा रहा है। व्हाई? बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जब चीजें बिकेंगी ही नहीं तो जीएसटी कैसे कलेक्ट करोगे? जब लोगों के पास इनकम ही नहीं आएगी तो इनकम टैक्स कैसे लोगे? तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम होते जा रहे हैं, पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वहीं का वहीं है, इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। अब इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि 100 रुपए गवर्नमेंट कमा रही है, बट गवर्नमेंट का खर्चा 200 रुपीज है। तो वो जो बचा हुआ 100 रुपीज है, गवर्नमेंट कहां से पूरा करती है? बोरो करने से। ठीक है ना, गवर्नमेंट मार्केट से भी बोरो कर सकती है, बट कई बारी गवर्नमेंट पता क्या करती है, गवर्नमेंट ना आरबीआई को ऑर्डर दे देती है कि आप ना नई करेंसी प्रिंट कर दो मार्केट में, आप नई करेंसी प्रिंट कर दो और वो हमें लोन दे दो कम इंटरेस्ट रेट पे, या जैसे भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज ऑर्डरिंग। अब ये जो गवर्नमेंट, जैसे, हाँ एक और चीज, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का अगर 200 रुपीज का खर्चा और 100 रुपीज का रेवेन्यू है, तो ये जो बीच का 100 रुपीज है ना, ये गवर्नमेंट का डेफिसिट है ना। कई बारी गवर्नमेंट अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए ना नई करेंसी प्रिंट करवा देती है। ठीक है, तो इस 100 रुपीज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है 100 रुपीज की नई करेंसी प्रिंट कर दो, मुझे दे दो। ठीक है, लोन दे दो, या जैसे भी। अब जैसी गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट करवा देगी, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मेक सेंस है ना? तो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए करेंसी प्रिंट करवा दी, उससे मनी सप्लाई बढ़ गई। अब याद करो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में फर्स्ट एग्जांपल वाज ग्रोइंग इकोनॉमी, बट द सेकंड एग्जांपल यू गाइस डिड वाज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ा दी ना। जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है, आपने डिमांड पुल इन्फ्लेशन में करा है, जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, राइट? अब गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ा दी, मनी सप्लाई बढ़ गई तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ने से नुकसान किसको हुआ? आपको। कैसे नुकसान हुआ? लेट्स सपोज, अब ये भी क्रूड सा एग्जांपल है, पहले आप ना 100 रुपीज कमा रहे थे, ठीक है, पर गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई बढ़ा दी ना करेंसी प्रिंट करके, तो उस वजह से ना इन्फ्लेशन रेट आपका पहुंच गया 10% पे। लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपए ही थे, आपके पास पैसा सेव आपने तिजोरी में रखा हुआ था 100 रुपीज, बट बिकॉज गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया अपने खर्चे पूरे करने के लिए, तो अब इन्फ्लेशन रेट हो गया 10%। तो जो आपके पास 100 रुपए थे, अब इनकी वैल्यू डोंट यू थिंक 10% से कम हो जाएगी? बिकॉज जो चीज आप 100 रुपए की खरीद सकते थे, अगले साल वही चीज 110 रुपीज की हो जाएगी, 110 रुपीज की हो जाएगी। सेम चीज अब 110 रुपीज की हो जाएगी। तो डोंट यू थिंक आपको 10 रुपीज का लॉस हो गया? और आपने कहीं खर्चा नहीं करा, आपका पैसा पड़ा 10 रुपए से उसकी वैल्यू कम होगी। यही 100 रुपए की वैल्यू जो आप जो भी चीजें खरीद सकते थे, आज आप खरीद नहीं सकते, आज यू आर 10 रुपीज शॉर्ट। और ये हुआ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करवा दी। गवर्नमेंट अगर प्रिंट ना करवाती तो 100 रुपए रहते, बट गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करवा दी, मनी सप्लाई बढ़वा दी, इन्फ्लेशन बढ़वा दी, इससे आपको 10 रुपीज का लॉस हो गया। डोंट यू थिंक ये एक तरह का टैक्स ही हो गया? गवर्नमेंट टैक्स कैसे काम करते हैं? गवर्नमेंट को अगर अपना खर्चा पूरा करना होता है, गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगा देती है, आपसे कुछ पैसा चले जाता है और गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे कर लेती है।
इन दिस केस गवर्नमेंट ने ना एक तरह से इनडायरेक्टली आपसे पैसा ले लिया, वैसे ही खर्चे अपने बढ़ा दिए, करेंसी प्रिंट करवा दी और आपको 10 रुपीज का लॉस हो गया और गवर्नमेंट के खर्चे पूरे हो गए। एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से ही एक तरह का टैक्स ही हो गया। यस, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट इन्फ्लेशन टैक्स। मेक सेंस? Inflation erodes the value of money and the people who hold currency suffer in this process. जिन्होंने 100 रुपए होल्ड करे हुए they suffer in this process. As the governments have authority of printing currency and circulating it in the economy, this act functions as an income to the government. एक तरह से गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करा के अपने खर्चे पूरे कर लिए। करेंसी प्रिंट कराना भी गवर्नमेंट की एक तरह से इनकम होगी, बट इस इनकम का खामियाजा लॉस आपको भुगतना पड़ रहा है। जैसे टैक्सेस का लॉस, टैक्सेस भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, बट टैक्सेस का लॉस आप भुगतते हो, है ना? टैक्सेस से आपको लॉस हो रहा है पर गवर्नमेंट को इनकम आ रही है। वैसे ही इससे भी, इन्फ्लेशन से भी, करेंसी प्रिंट करने से गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है पर आपको लॉस हो रहा है। मेक सेंस? ठीक है? Thus government's expenditure is sustained at the expense of people's income, therefore inflation is working as a tax in this case. All right? ठीक है? चलो, अब ये जो फिस्कल ड्रैग है ना, ये हम तब करेंगे जब हम फिस्कल पॉलिसी करेंगे। ठीक है? इसके बाद हमने मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी करना है, फिर उसके बाद हमने बैंकिंग करना है, उसके बाद हम फिस्कल पॉलिसी करेंगे। तो फिस्कल ड्रैग तब आपको समझ आएगा। वील रिविजिट दिस टर्म। ऑलराइट, अब हम करते हैं बेस इफेक्ट। नाउ बेस इफेक्ट क्या है? अगर आपने आज का करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा होगा तो मैंने बेस इफेक्ट पार्शियली समझा दिया है, बट अगेन हम इसे फिर से कर लेते हैं। बेस इफेक्ट होता क्या है, ध्यान से सुनना। बेस इफेक्ट, लेट्स सपोज 2019 में इन्फ्लेशन प्राइसेस चल रहे थे 100 रुपीज। 2020 में प्राइसेस 50 रुपीज से ही बढ़े, अब प्राइसेस हो गए 150। इन्फ्लेशन रेट क्या आएगा इसमें? 50%। राइट? मेक सेंस? अच्छा, अगले साल 2021 में प्राइसेस 50 रुपीज से ही बढ़े, ठीक है, 200 हो गए। बट बिकॉज ये 50 रुपीज से जो प्राइसेस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए अब हम 150 का परसेंटेज देखेंगे। पहले हम 100 के हिसाब से देख रहे थे, अब बेस हो गया आपका 150। प्राइसेस 50 रुपीज से बढ़े, महंगाई उतने लेवल क्वांटम से हो रही है, बट अब अगर हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करेंगे तो अब आएगा 33%, 33.33%। सिमिलरली मान लो 2022 में प्राइसेस 250 हो जाते हैं, अगेन 50 रुपीज से ही बढ़ते हैं, बट इस केस में इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा 25%, क्योंकि अब आप 200 से कंपेयर कर रहे हो। राइट? नाउ कोई भी बाहर से इंसान अगर देख रहा है तो वो कहेगा जी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, यहां पे तो डिसइंफ्लेशन हो रही है। रिमेंबर, डिसइंफ्लेशन, व्हेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स। तो यहां आपको दिख रहा है कि डिसइंफ्लेशन हो रही है, पहले 50% थी इन्फ्लेशन, अब 33.3, अब 25%, तो ये तो डिसइंफ्लेशन हो रही है। पर एक्चुअली क्या हो रहा है? प्राइसेस तो उतने क्वांटम से बढ़ रहे हैं पर परसेंटेज में कम लग रहे हैं, बिकॉज अब आप इससे कंपेयर कर रहे हो, इससे कंपेयर कर रहे हो, इससे कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज पिछले साल प्राइसेस इतने बढ़ गए कि बेस ही इतना ऊपर हो गया। उस बेस के कंपैरिजन में अब परसेंटेज कम आ रही है। राइट? तो जब आपका बेस का इफेक्ट आता है, या तो आपका बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, पहले 100 था बेस और बहुत ज्यादा बढ़ के 150 हो गया, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी ना कम लगेगी। ठीक है? सिमिलरली मान लो पहले आपका बेस 100 था पर 2019 से लेकर 20 तक इन्फ्लेशन बहुत कम बढ़ी, आपका बेस बहुत थोड़ा बढ़ा। अगली बार जो नॉर्मल इन्फ्लेशन भी होगी ना, बिकॉज आपका बेस बहुत थोड़ा बढ़ा है, बेस लो है, वीक है बेस, नॉर्मल इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है? तो इसे हम कहते हैं बेस इफेक्ट, कि पिछले साल के इन्फ्लेशन लेवल्स का इफेक्ट आ रहा है परसेंटेज में, एक्चुअल प्राइसेस में नहीं, अपीयर हो रहा है पिछले साल का इफेक्ट आज के इन्फ्लेशन रेट पे, परसेंटेज में। एक्चुअल में तो आप देख रहे हो 50 रुपीज से बढ़ रहा है, बट परसेंटेज में हमें कम लग रहा है। राइट? क्योंकि बेस का इफेक्ट आ रहा है। दिस इज व्हाट बेस इफेक्ट इज। ठीक है? और जो आपको नोट्स में डायग्राम मिलेगा ना, वो भी यही है, यहां पे दिया हुआ, ये देखिए, ये क्लियर? ठीक है? ये होगा आपका बेस इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगेन इन्फ्लेशनरी गैप,
डिफ्लेशनरी गैप, ये भी हमें फिस्कल पॉलिसी में ही समझ आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसीज का नतीजा होता है ये। अभी यू डोंट नो द टर्म फिस्कल डेफिसिट, आपको पता ही नहीं फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली फिस्कल ड्रैग भी नहीं आप समझ पाओगे, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू नो या यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट फिस्कल, द वर्ड फिस्कल। इसलिए हम इसे फिस्कल पॉलिसी के टाइम पे करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स कर्व। ओके, अब विल टॉक अबाउट फिलिप्स कर्व। ना ये जो फिलिप्स कर्व है बहुत छोटा टॉपिक है और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ही टाइम लगाएंगे इस पे। बड़ा सिंपल है, इसमें जो प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है यू विल बी एबल टू सॉल्व, अगर आप अब नेक्स्ट 5-10 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फिलिप्स कर्व, ठीक है। अच्छा, फिलिप्स कर्व क्या होगा? लेट्स सपोज पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे इंडिया की इकोनॉमी की ना दो चीजों को मैं ग्राफ पे डाल देता हूं। वाई एक्सिस पे मैं रखता हूं इन्फ्लेशन रेट, परसेंटेज में इन्फ्लेशन रेट, और एक्स एक्सिस पे मैं रखता हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगेन ये भी परसेंटेज में होगा ना। फिलिप्स कर्व की शेप ना कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ये होगा फिलिप्स कर्व। नाउ अगर इस ग्राफ की शेप ऐसी है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्या इससे इन्फर कर सकते हो आप? व्हाट इज द इन्फरेंस दैट यू ड्रॉ फ्रॉम दिस शेप ऑफ फिलिप्स कर्व? ठीक है, अगेन वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट है, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसका मतलब अगर ये ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब पता है क्या है? जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होती जाएगी ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, है ना। आप देख रहे हो इन्फ्लेशन कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती रहेगी, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स बढ़ती जाएंगी। तो जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा जॉब्स, जितनी कम इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जॉबलेसनेस। ठीक है, फिलिप्स कर्व ये बताता है। नाउ ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वेल, वेरी सिंपल रीजन। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती जाएगी, प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, जो प्रोड्यूसर है, हमने सप्लाई कर्व करा था, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे प्रोड्यूसर को दिखेगा ना कि मार्केट में डिमांड है ना। प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मार्केट में डिमांड है। मान लो जैसे प्रोड्यूसर को पता चलता है कि ये पेन का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो अब वो प्रोड्यूसर क्या करेगा? एक और फैक्ट्री लगा लेगा। फिर भी पेन का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो वो एक और फैक्ट्री लगा लेगा, राइट। तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, प्रोड्यूसर्स विल गेट द इंडिकेशन दैट डिमांड इज ऑन द राइज, एंड बिकॉज डिमांड इज राइजिंग तो दे कैन अर्न प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर, है ना। और प्रोडक्शन वो अपनी बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि एक तो प्राइस बढ़ता जा रहा है तो वो ज्यादा प्राइस पे बेच सकते हैं इसी पेन को, प्लस मार्केट में डिमांड है तभी तो प्राइस बढ़ रहा है, राइट। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना, प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अब प्रोड्यूसर, फैक्ट्री ओनर्स जब नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो डोंट यू थिंक वो ज्यादा लेबरर्स को हायर करेंगे? नई फैक्ट्री लगाने के लिए नए लेबरर्स हायर होंगे। तो जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, लेबरर्स भी और ज्यादा आते रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी। तो जैसे ही आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती गई। सिमिलरली मान लो इन्फ्लेशन गिर जाती है, बहुत ही ज्यादा गिर जाती है, ठीक है। जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा गिर जाएगी तो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स को यह आइडिया मिल जाएगा मार्केट में डिमांड ही नहीं है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ही नहीं बेच पा रहे, तभी तो प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे ना, जब उन्हें मार्केट में डिमांड ही नहीं दिखेगी और उनका एग्जिस्टिंग स्टॉक ही नहीं बिक पा रहा, प्राइसेस इतने कम हो गए कि प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे। भाई फैक्ट्री खोली किस लिए थी? प्रॉफिट के लिए। पर अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो फिर फैक्ट्री खोलने का क्या फायदा? बंद कर देंगे। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स फैक्ट्री बंद करने लग जाएंगे, बिकॉज अब उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब फैक्ट्री बंद करने लग जाएंगे तो बहुत सारे लेबरर्स जॉबलेस हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, राइट। ये एक तरह से उसी लॉजिक पे काम कर रहा है कि हायर ग्रोथ इज अकम्पनीड विद हायर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन और हायर ग्रोथ का साथ है, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर है तो ये हेल्दी साइन है कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। खैर, स्टैगफ्लेशन में उल्टा हो रहा था। रिमेंबर स्टैगफ्लेशन, इसमें क्या है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इनवर्सली रिलेटेड।
है ना, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन उतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट। वेयर एज इन द केस ऑफ स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन भी हाई थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई थी, ये तो डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है। बट जनरली इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव एन इनवर्स रिलेशन, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसीलिए जो आरबीआई है ना, आरबीआई एक्चुअली कंट्रोल करता है अपनी पॉलिसी के थ्रू आपके कंट्री में इन्फ्लेशन लेवल्स। आरबीआई ना पता है कि चाहता क्या है, आरबीआई चाहता है कि बहुत ज्यादा महंगाई भी ना हो जाए, क्योंकि फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है। पर आरबीआई चाहता है कि बहुत कम भी ना हो महंगाई, क्योंकि अगर महंगाई बहुत कम हो गई तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। फिलिप्स कर्व आपको बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी, इकोनॉमी में ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाएगी, अगर महंगाई बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कम हो गई, है ना। तो जनरली हमारी कन्वेंशनल विजडम, हमारे जनरली हम पता है क्या सोचते हैं कि महंगाई कम से कम हो। आरबीआई भी यही कोशिश कर रहा है कि महंगाई कम से कम हो। आरबीआई ऐसा नहीं सोच रहा। आरबीआई कहता है कि महंगाई एक विंडो में हो, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। जैसे करंटली आरबीआई पता है क्या चाहता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन लेवल्स हो 4% प्लस माइनस 2%, दैट इज 2 to 6% हो इंडिया में इन्फ्लेशन। 2% से कम होगी तो इकोनॉमी गिरने लग जाएगी, 6% से ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन से लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जनरली ना लोग ये समझ नहीं पाते कि यार 0% इन्फ्लेशन तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, महंगाई हो ही नहीं रही, प्राइसेस कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर महंगाई कांस्टेंट हो जाए तो इकोनॉमी को लॉस होना शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाती है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व हमें यही बताता है। फिलिप्स कर्व एक लेवल तक ही है, इनफाइनाइट तक नहीं है कि आप अगर इन्फ्लेशन 1000% कर दो तो अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन जैसे ये पॉइंट ए से बी तक ही ना फिलिप्स कर्व फॉलो होता है। ऐसा नहीं होएगा कि आपने ऐसे तो हाइपर इन्फ्लेशन में हाइपर अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, कोई अनएम्प्लॉयड होना ही नहीं चाहिए हाइपर इन्फ्लेशन में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल तक ही ये कर्व फॉलो होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज ले लो तो ये कर्व फॉलो नहीं होता। वैसे मैं बता रहा हूं, फिलिप्स कर्व का आपको लॉजिक पता होना चाहिए। दैट हायर ग्रोथ एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट डू अकंपनी हायर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट अगर हेल्दी लेवल पे हाई है तो ग्रोथ भी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर कैसे करते हैं। अगर आपने आज का करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा है तो हमने बात करी आज सीपीआई और WPI की, राइट। तो इंडिया में ना इन्फ्लेशन मेजर करने के बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। हम इसके थ्रू इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है इंडिया में। देयर आर अदर वेज ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। एक तो हम सेकेंड लेक्चर में ही कर लिया था हमने, या थर्ड लेक्चर में जीडीपी के चैप्टर में, जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, प्लस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स which is also known as retail inflation is a measure of inflation, इससे भी हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। देन होलसेल प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि एक नया मेजर निकाले वो, जिसका नाम होगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वो भी एक मेजर ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है। प्लस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन है, जैसे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स होता है एक, जिसमें हम प्रॉपर्टी के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं बस, और गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं करते, राइट। सो देयर आर वेरियस मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, बट आज की क्लास में हम मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन नहीं करेंगे, बिकॉज आई थिंक आज की क्लास में आई वुड वांट कि जितना हमने अभी तक करा है इन्फ्लेशन से रिलेटेड उसे आप अब्सॉर्ब कर लो, उसे रिवाइज कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। So that's it from my side, guys. I hope you liked today's lecture. If you have any doubts, then please write about those doubts in the WhatsApp group, either in the WhatsApp group or in the discussion forum on our website. ठीक है? I'll be happy to clear your doubts. So that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी।
नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।